बार बार व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन बज रहा था। उसके मोबाइल पर बार बार मैसेज आ रहे थे, वीडियो आ रहा था। वो लड़का उस वीडियो को खोलकर देखता है। जब अपना नोटिफिकेशन चालू करता है व्हाट्सएप का, तो देखता है कि बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं। वो देखने की कोशिश करता है कि आखिर ये वीडियो है किसका। इसके बाद वो एकांत जगह में जाता है और जाने के बाद अपने मोबाइल खोलकर देखता है, तो देखकर दंग रह जाता है, हैरान और परेशान हो जाता है। दरअसल जो वीडियो थे किसी और के नहीं थे, बल्कि उसके अपने ही सगी बहन के थे। यह देखकर वो परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि क्या करे। इस राज का छुपाने को कोशिश करता है, लेकिन जो अनजान नंबर से बार बार मैसेज आ रहे थे, वीडियो आ रहा था, उसके देखकर उसका सब्र का बात टूट जाता है और इसके बारे में अपनी बहन से पूछताछ करने लगता है। अपनी बहन के पास फ़ोन करता है और जो सच सामने आता है, तो ऐसे सच की एक ऐसे कत्ल की कहानी लिखी जाती है जिसको सुनकर आप परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। और जब इस राज का खुलासा लोगों के सामने आता है, तो लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई इंसान इतना हद तक कैसे गिर सकता है, इतना हद तक कैसे जा सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस घटना में आखिर होता क्या है, कत्ल किसकी होती है और कत्ल करने वाला ऐसा कौन होता है। आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। और आप लोग से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग के साथ और सपोर्ट से मुझे पूरे 1500 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। और आप लोग से विनती है कि आप लोग मेरा ऐसे ही साथ दीजिए, ताकि मैं आप लोग के बीच में ऐसे ही नई नई वीडियो ला सकूं और मैं भी आगे जा सकूं। तो दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है मुजफ्फरपुर। और इसी मुजफ्फरपुर का थाना है सदर, और इसी थाना के अंतर्गत एक इस इलाका पड़ता है जिसका नाम है शाहजहां कॉलोनी। इसी कॉलोनी के गली नंबर 9 में 14 अगस्त 2024 की सुबह का ये वाक़या है। कुछ लोग बाहर टहलने के लिए जा रहे थे। तो जो कॉलोनी थी उसके बाहर एक बोरी में एक लाश पड़ी थी। उसके बोरी के ऊपर जो मक्खियाँ भिनभिना रही थी और उस पर कुछ खून के धब्बे लगे हुए थे। जब एक आदमी ये चीज़ को देखता है तो आश्चर्यचकित रह जाता है। वो आसपास के लोगों को बताता है। देखते देखते वहाँ हजारों की संख्या में भीड़ लग जाती है। उसी में से कोई एक पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुँचती है तो उस बोरी के मुंह को खोला जाता है। उस बोरी के मुंह के जब खोला जाता है तो एक लड़के की लाश मिलती है। उस लड़के को जो गला था उसका धारीदार हथियार से रेत दिया गया था, और जो उसके पेट में कई बार चाकू से वार किया गया था, जिससे कि उसकी अतड़ियाँ बाहर आ चुकी थी। उसके शरीर पर गहरे निशान थे, यानी कि उसको बहुत मारा पीटा गया था। देखने में ऐसा लग रहा था कि जिस तरह उसको मारा गया था, ऐसा लग रहा था देखने में कि जरूर कोई ये प्रेम प्रसंग का मामला है, नहीं तो कोई प्रॉपर्टी का मामला है। फिर दोस्तों उसके अगले पुलिस इसके बारे में छानबीन करने लगती है, लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिलता है। देखते देखते उसी सदर थाना में एक परिवार के लोग आते हैं। जब ये खबर सोशल मीडिया से लोगों के सामने पहुंचती है, तो उस थाना क्षेत्र में एक परिवार के लोग आता है और वो लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरा बेटा 13 अगस्त 2024 से ही गायब है। उसके मोबाइल पर कॉल कर रहे हैं, लेकिन उसका मोबाइल नहीं लग रहा है, वो लापता है। जब पुलिस वाले इस लाश को उसके परिवार वाले से उन लोगों से शिनाख्त कराती है, जब उनको दिखाती है, परिवार वाले अपनी बेटे की लाश को पहचान जाते हैं और रो रो कर उनका बुरा हाल था। वो रोने लगते हैं कि आखिर मेरे बेटे की मौत कैसी हुई। इसके बाद दोस्तों पुलिस CCTV कैमरा खंगालती है, तो उसमें यह देखा जाता है कि 3 लोग हैं, एक साइकिल पर एक बोरी को ले जा रहे हैं। लेकिन वो लोग कौन हैं और आखिर कत्ल क्यों किए हैं, इसका राज अभी खुलता नहीं है। पुलिस इसके मामले में जुट जाती है। वो लोग तो सोच रहे हैं कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन जो CCTV कैमरा है वो अपने आप में कैद कर लेती है और ये बात सामने आती है। इसके बाद दोस्तों जब उसके परिवार वाले अपने बेटे की लाश को देखते हैं तो धाड़ मारकर रोने लगते हैं। उस जो लाश रहता है वो एक जयप्रकाश नाम का आदमी का रहता है, लड़का का रहता है, जिसकी उम्र 23 साल रहती है, और वो गोवा में रहकर काम कर रहा था, अपना जॉब कर रहा था। अब बात ये आती है कि जब ये गोवा में था तो इसकी लाश यहाँ पर कैसे, यानी कि मुजफ्फरपुर में कैसे है। यह बातें पुलिस वालों के सामने और उसके परिवार वालों के सामने ये बात आ रही थी
कि आखिर इसकी मौत यहाँ पर कैसे हुई है। इसके बाद दोस्तों उसके जो मोबाइल थे, पुलिस वालों को जब उसकी मोबाइल का सीडीआर निकाली जाती है, तो जो सीडीआर निकल जाती है तो लास्ट जिसमें बात किया रहता है जिस नंबर से, वो एक ललिता नाम की लड़की की आती है। दरअसल जो ललिता थी साहेबगंज का थाना लगता है अहियातपुर, वहाँ की रहने वाली थी। और ये जयप्रकाश जो लड़का था जिसकी उम्र 23 साल थी, ये बरूराज थाना का एक गांव लगता है जिसका नाम है सरसना, वहाँ का वो रहने वाला था और गोवा में इलेक्ट्रॉनिक का काम कर रहा था। इसके बाद पुलिस इसके बारे में कड़ी पूछताछ करती है तो जो लड़की की माँ है रंभा देवी, वो बताती है कि मेरे बेटे और उस ललिता नाम की लड़की दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। दरअसल जो ललिता थी वो मेरे बेटे के मामा की लड़की की ननद थी। जब वो अपने मामा की लड़की के घर गया था तो ललिता को देखा, दोनों एक दूसरे को देखकर प्यार करने लगे। इसके बाद दोनों एक दूसरे से नंबर शेयर किए, देखते ही देखते दोनों बातें करने लगे और उनकी दोस्ती इतनी ज़्यादा हो गई कि दोनों एक साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। इसके बाद पुलिस जब ये बात सुनती है तो ललिता को गिरफ्तार कर लेती है। और जब ललिता को गिरफ्तार करती है तो पहले तो कुछ बताती नहीं है, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है पूरा सच सच बता देती है। दरअसल जो ललिता है वो बताती है कि वो और जयप्रकाश दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। फिर दोस्तों 2021 में जो दोनों की जब प्यार की जो बातें हैं, जब उनके घर वालों को पता चलती है तो दोनों लोग की शादी कराने की बात को सोचते हैं, लेकिन बात बन नहीं पाती है और शादी नहीं हो पाती है। इसके बाद जो ललिता है 2023 में परिवार की सहमति से पटना आ जाती है। पटना आकर वो अपना पढ़ाई करने लगती है। दरअसल जो बीपीएस की पढ़ाई करती कुछ बड़ा अधिकारी बनना चाहती थी और जो जयप्रकाश था वो कम पढ़ा लिखा था, इसलिए गोवा में जाकर इलेक्ट्रिशियन का काम करने लगता है। इसके बाद वो गोवा में रहता था और जो ललिता थी वो पटना में रहकर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन दोनों में बातचीत होती रहती थी। हमेशा जब भी दोनों को मौका मिलता था दोनों बात कर लेते थे, हर एक सुख दुख की बातें होती थी और दोनों एक साथ कभी कभी नाजायज संबंध भी बना लिए थे। इसके बाद दोस्तों एक दिन जो लड़का है जयप्रकाश उससे बात कर रहा था, ललिता से वीडियो कॉल पर बात करता है, तभी देखता है कि ललिता के पीछे एक लड़का खड़ा है। जब वो लड़के को देखता है जयप्रकाश तो उससे पूछने लगता है कि आखिर ये लड़का कौन है और इससे तुम्हारा क्या रिश्ता है। इसके बाद इसी बात को लेकर दोनों में विवाद होने लगते हैं। आए दिन हर दिन इस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होता था और जैसे जैसे समय निकलता था वैसे इनकी झगड़े और भी बढ़ जाते हैं। दरअसल जयप्रकाश का कहना था कि जो ललिता है वो मुझे धोखा दे रही है, मुझे प्यार नहीं करती है, किसी दूसरे लड़के से प्यार करती है। इसी शक में दोनों के बीच लड़ाइयाँ होने लगी और एक दिन जो जयप्रकाश है गुस्सा हो गया, सोचता है कि मुझे धोखा दे रही है और उसके जो बिताए हुए पल के कुछ वीडियो थे जो कि दोनों एक साथ आपत्तिजनक स्थिति में संबंध बना रहे थे, उस समय का वीडियो होता है, उस समय का फोटो होता है और ललिता के पूरे रिश्तेदारों के मोबाइल पर भेज देता है, वायरल कर देता है। जब उसके रिश्तेदारों पर, उसके भाई के यहाँ, उसके पिता के यहाँ सब वीडियो जाती है तो लोग हैरान परेशान हो जाते हैं कि आखिर उसकी ही बेटी की वीडियो है। इसके बाद जो उसका भाई है अपनी बहन को कॉल करता है, ललिता को कॉल करता है तो ललिता कहती है कि मुझे प्यार के जाल में फंसाकर मुझे धोखा दे दिया है, मेरे साथ ऐसा कर रहा है। इसके बाद दोस्तों उसके परिवार वाले और ललिता उसके भाई मिलकर ऐसा खौफनाक खेल खेलते हैं जिसको सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसके बाद एक दिन जो ललिता जयप्रकाश को कॉल करती है और कॉल करके कहती है कि तुम किसी तरह मुजफ्फरपुर आ जाओ। इसके बाद जो जयप्रकाश था वो कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया है बहुत गलत किया है, कहीं मुझे आपने यहाँ बुलाकर मुझे मारने का इरादा तो नहीं है। इसके बाद ललिता कहती कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, अगर हम दोनों शादी कर लेंगे तो पूरा मामला ही सेटल हो जाएगा, हम लोग के बीच में कोई लड़ाई या दिक्कतें झगड़ा नहीं होगी, कोई दिक्कतें नहीं होगा। लेकिन जयप्रकाश को नहीं पता था कि ये सब उसको बहकाया जा रहा है, शादी का झांसा देकर उसे बुलाया जा रहा है। इसके बाद वो गोवा से 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके मुजफ्फरपुर आता है। इसके बाद दोनों एक होटल में रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं। इसके बाद दोस्तों जो ललिता है वहीं पर एक किराए का रूम था उसके ममेरा भाई का, वहाँ पर उस लड़की को लाती है। जब दरवाज़ा खुलता है तो सामने देखती है कि जो लड़की है ललिता का पिता है, उसका भाई है, उसका बहनोई है, उसका ममेरा भाई है। उस लड़की को अंदर जाते ही उसके साथ मारपीट होने लगती है, उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है। इसके बाद मारने के बाद उसके पेट में चाकू से वार किए जाते हैं, एक नहीं कई बार वार किए जाते हैं। इसके बाद उसके गला को रेत दिया जाता है। इसके बाद जब वो लड़का मर जाता है तो उसकी लाश को बोरी में भरकर
उस कॉलोनी से 200 किलोमीटर की दूरी पर बाहर फेंक दिया जाता है। जब यह बात लोगों के सामने आती है तो लोग पुलिस हैरान और परेशान हो जाते हैं। उसकी जो माँ थी वो भी रोने लगती है, बिलखने लगती है कि आखिर एक इंसान इतनी बेरहमी से किसी का कत्ल कैसे कर सकता है। और जब ये बात जो ललिता है पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस वाले ललिता के साथ साथ उसके परिवार के में उसके पिता, उसके भाई, उसके ममेरा भाई और उसके बहनोई को गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि ललिता भी उसमें पूरी की पूरी हकदार होती है। वो शादी का झांसा देकर उसको बुलाती है और बुलाकर उसको मरवा डालती है। तो दोस्तों ये थी प्यार की कहानी कि आजकल के लोग कैसे प्यार के चक्कर में पड़कर अपनी जान को गंवा देते हैं। तो ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। और इस घटना से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।